ये है स्टोरियस। आज मैं आपको सुनाऊंगा अर्नोल्ड बेनेट की लिखी हुई किताब हाउ टू लिव ऑन 24 आवर्स ए डे की बुक समरी। बेनेट का जन्म 27 मई 1867 को इंग्लैंड में हुआ था। वो एक अंग्रेजी उपन्यासकार, नाटककार, आलोचक और निबंधकार थे। गुस्ताव फ्लेबर्ट और होनोर डी बाल्जाक से प्रेरित उनकी प्रमुख रचनाएं अंग्रेजी उपन्यास और यूरोपीय यथार्थवाद की मुख्यधारा के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी बनाती हैं। उन्हें 5 टाउन्स नॉवेल्स के लिए जाना जाता है। वो एक प्रसिद्ध आलोचक भी थे। 27 मई 1931 को लंदन में उनका देहांत हुआ। हाउ टू लिव ऑन 24 आवर्स ए डे टाइम के डेली मैनेजमेंट के बारे में एक शॉर्ट बुक है। यह किताब 1908 में प्रकाशित हुई। तो चलिए शुरू करते हैं बुक समरी। अभी बात करते हैं हम डेली मिरेकल। हम में से अधिकांश ने कभी ना कभी अपने सोचने के तरीकों से आलोचना की है। जैसे कि हम कहते हैं, हाँ वह उन लोगों में से एक है जो मैनेजमेंट करना नहीं जानता। गुड सिचुएशन, रेगुलर इनकम, विलासिता के साथ साथ जीने के लिए काफी है। फिर भी वो आदमी हमेशा प्रॉब्लम्स में रहता है। किसी तरह उसे अपने पैसे से कुछ नहीं मिलता। हमेशा ऐसा लगता है मानो उसके पास ब्रोकर्स की लाइन लगी हो। बिल्कुल क्लियर है कि वो अपनी इनकम को बर्बाद कर रहा है। काश इसका आधा हिस्सा मेरे पास होता तो मैं दिखाता कि किस तरह से जीवन को जिया जाता है। अक्सर हम दूसरों के बारे में ऐसे ही जजमेंटल हो जाते हैं। हमें लगता है कि अगर हमारे पास उनके जितना संपत्ति या उनके जितना पैसा होता तो हम कुछ और ही कर दिखाते। समाचार पत्र ऐसे आर्टिकल से भरे रहते हैं जिनमें बताया जाता है कि अमुक राशि पर कैसे जीवन यापन किया जाए, और यह आर्टिकल्स ऐसे पत्राचार को उकसाते हैं जिनकी हिंसा उनके द्वारा जगाए गए हित को साबित करती है। हाल ही में एक दैनिक पत्रिका में इस सवाल पर बहस छिड़ गई कि क्या देश में एक महिला प्रति वर्ष 85 पाउंड पर अच्छी तरह से रह सकती है। मैंने एक आर्टिकल देखा है, प्रति सप्ताह 8 शिलिंग पर कैसे गुजारा करें, लेकिन मैंने कभी कोई आर्टिकल ऐसा नहीं देखा जिसमें यह बताया गया हो कि दिन के 24 घंटे कैसे जिएं। फिर भी यही बोला जाता है कि समय ही पैसा है। यह कहावत मामले को कमजोर कर देती है। समय पैसे से कहीं अधिक मूल्यवान है। अगर आपके पास समय है तो आप आमतौर पर पैसा कमा सकते हैं, पर अगर आपके पास कॉल्टन होटल में एक क्लॉक रूम अटेंडेंट की संपत्ति है, फिर भी आप मुझसे 1 मिनट भी अधिक समय नहीं खरीद सकते। इसका साफ साफ मतलब ये है कि हम पैसे से समय को नहीं खरीद सकते। फिलोसोफर्स ने यूनिवर्स की व्याख्या की है, उन्होंने समय की व्याख्या नहीं की है, पर वास्तव में समय के बिना कुछ भी संभव नहीं। समय की आपूर्ति वास्तव में एक डेली मिरेकल है। जब कोई इसकी जांच करता है तो यह सरप्राइजिंग होता है। तुम सुबह उठते हो और लो, आपका पर्स आपके जीवन के ब्रह्मांड के 24 घंटे के समय से भरा होता है। इसे आपसे कोई छीन नहीं सकता। यह अस्थिर है और किसी को भी तुम्हें मिलने वाले से अधिक या कम नहीं मिलता। आइडियल डेमोक्रेसी की बात करें, समय के दायरे में ना तो धन का रिच वर्ग आता है और ना ही बुद्धि का कोई रिच वर्ग है। प्रतिभा को कभी भी दिन में एक ज्यादा घंटे से पुरस्कृत नहीं किया जाता। कोई भी रहस्यमय शक्ति यह नहीं कहेगी कि इस आदमी को 1 घंटा कम दो या इसे 1 घंटा ज्यादा दो। आप अपने आने वाले कल के समय को पहले से ही बर्बाद नहीं कर सकते। आप तुरंत आगे आने वाले पल को भी बर्बाद नहीं कर सकते। आपको डेली मिलने वाले इन्हीं 24 घंटों में हेल्थ, फन, पैसा, सम्मान और अपनी अमर आत्मा के विकास को समझना होगा। अगर सोशल मीडिया या फिर पत्रकारिता पैसे की दी गई आय पर कैसे जिएं जैसे आर्टिकल के बजाय समय की दी गई आय पर कैसे जिएं से भरे हुए होते तो ज्यादा बेहतर होता। अगर किसी के पास पैसे की एक निश्चित आय से गुजारा नहीं होता है तो वो और ज्यादा मेहनत करता है, थोड़ा ज्यादा कमाने की कोशिश करता है और कई बार कमा लेता है। लेकिन अगर कोई यह व्यवस्था नहीं कर सकता कि हर दिन 24 घंटे की आय व्यय की सभी उचित वस्तुओं को कवर करेगी, तो वह निश्चित रूप से अपने जीवन को अस्त व्यस्त कर देता है। समय को ढंग से यूज ना करने पर हमें बहुत हानि हो सकती है। अब एक प्रश्न आता है कि हम में से 24 घंटे कौन जीवित रहता है? और जब मैं कहता हूँ कि जीवित रहता है तो मेरा मतलब अस्तित्व नहीं है और ना ही कोई उलझन है। हम में से कौन इस असहज भावना से मुक्त है कि उसके दैनिक जीवन के महान व्यय विभाग का प्रबंधन उस तरह से नहीं किया जाता है जैसा कि उन्हें
किया जाना चाहिए। हम में से कौन इस बात को लेकर आश्वस्त है कि उसके बढ़िया सूट पर एक अजीब सी टोपी हावी नहीं हुई है, या कि क्रॉकरी की देखभाल में वो भोजन की क्वालिटी को भूल गया है। हम में से कौन स्वयं से यह नहीं कह रहा है, हम में से कौन जीवन भर स्वयं से यह नहीं कहता रहा है, जब मेरे पास थोड़ा और समय होगा तो मैं इसे बदल दूंगा। हमारे पास कभी भी अधिक समय नहीं होगा, हमारे पास है और हमारे पास हमेशा से है, हर समय मौजूद है। यह इस गहन और उपेक्षित सत्य का बोध है जिसने मुझे डेली के समय को खर्चने की सूक्ष्म व्यावहारिक परीक्षा तक पहुंचाया है। द डिजायर टू एक्सीड वंस प्रोग्राम। कई बार हम कोई काम शुरू करना चाहते हैं लेकिन हम बस उसे सोचते ही रहते हैं। हम अपनी योजना से आगे ही नहीं बढ़ पाते। हम सोचते हैं कि हम उसमें असफल होंगे या सफल होंगे, लेकिन बहुत जरूरी है उसे शुरू करना। अगर कोई आदमी बिना कोई रिजल्ट जाने किसी काम को शुरू कर देता है तो कम से कम वो उन लोगों से बेहतर है जिन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। उदाहरण के लिए, अगर कोई आदमी मक्का जाने की इच्छा करता है और वो मक्का जाने के लिए निकल भी पड़ता है और किसी कारण से वो वहां तक नहीं पहुंच पाता, तो कम से कम वो उन लोगों से तो बेहतर है जो वहां पहुंचने का इरादा तो रखते हैं लेकिन अपने शहर से बाहर ही कभी नहीं निकले। उन लोगों का बहाना होता है कि दिन में बस 24 घंटे ही तो होते हैं, समय बहुत कम है। अगर हम अपनी अस्पष्ट असहज आकांक्षा का और अधिक विश्लेषण करें तो मुझे लगता है हम देखेंगे कि यह एक निश्चित विचार से उत्पन्न होता है कि हमें उन चीजों के अलावा कुछ करना चाहिए जिन्हें हम निष्ठापूर्वक और नैतिक रूप से करने के लिए बाध्य हैं। हम लोग कुछ रिटन और अनरिटन कोड से बंधे हुए हैं और अपने परिवार को स्वास्थ्य और आराम में बनाए रखने, अपने कर्ज का भुगतान करने, सेविंग करने, अपनी दक्षता बढ़ाकर अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए बाध्य हैं। एक काम काफी कठिन है, एक ऐसा काम जिसे हम में से बहुत कम लोग ही पूरा कर पाते हैं, ऐसा काम जो अक्सर हमारी कुशलता से परे होता है। फिर भी अगर हम सफल होते हैं, जैसा कि हम अक्सर कर बैठते हैं, तो हम संतुष्ट नहीं होते। किसी भी विश को फुलफिल करने के लिए जब तक एफर्ट नहीं किया जाता, फुलफिलमेंट के वेट के लिए बेचैनी बनी रहेगी। उस इच्छा को कई नामों से पुकारा गया है। बहुत सारे इतिहास में ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने बहुत सारी चीजें अचीव की, लेकिन उसके बाद भी वो ज्यादा ज्ञान की तलाश में अपने प्रोग्राम्स की सीमाओं को पार करने के लिए प्रेरित किए गए। मैं कल्पना करता हूँ कि अधिकांश लोग जो जीने की इच्छा के प्रति अवेयर हैं, यानी कि जिन लोगों में बौद्धिक जिज्ञासा है, औपचारिक कार्यक्रमों से आगे निकलने की आकांक्षा एक साहित्यिक आकार ले लेती है। वे स्टडी करने के या पढ़ने के कोर्स शुरू करना चाहेंगे, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि लिटरेचर किसी भी तरह से नॉलेज के पूरे एरिया को शामिल नहीं करता है, और किसी के अपने आप को बेहतर बनाने की परेशान करने वाली जो प्यास है, किसी के ज्ञान को बढ़ाने के लिए लिटरेचर से काफी अलग हो सकती है। प्रिकॉशंस बिफोर बिगिनिंग। अब जबकि मैं आपको यह एक्सेप्ट करने के लिए मनाने में सफल हो गया हूँ कि आप अपने डेली लाइफ की अरेंजमेंट के प्रति दबे हुए असंतोष से लगातार परेशान रहते हैं, और उस अनकंफर्टेबल अनसेटिस्फाइड का मूल कारण यह फीलिंग है कि आप हर दिन कुछ ऐसा छोड़ रहे हैं जो आप करना चाहते हैं, और वास्तव में आप हमेशा अधिक समय होने पर करने की उम्मीद करते हैं कि आपके पास थोड़ा और समय होता तब मैं ऐसा करता। अब जब मैंने आपका ध्यान इस क्लियर चकाचौंध ट्रुथ की ओर आकर्षित किया है कि आपके पास कभी भी अधिक समय नहीं होगा क्योंकि आपके पास पहले से ही बहुत सारा समय है, तो आप मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं आपको कुछ वंडरफुल मिस्टीरियस रहस्यों के बारे में बताऊं जिससे आप किसी भी कीमत पर दिन की एक परफेक्ट व्यवस्था के परफेक्शन की ओर बढ़ें और आपको अपनी डेली डिसअपॉइंटमेंट से छुटकारा मिल जाए। पर मुझे ऐसा कोई अद्भुत रहस्य नहीं मिला, ना ही मैं इसे खोजने की उम्मीद करता हूँ, और ना ही मैं यह उम्मीद करता हूँ कि कोई और इसे कभी ढूंढ पाएगा। यह अनदेखा है। जब तुमने पहली बार मेरे विचारों को पढ़ना शुरू किया तो शायद तुम्हारे अंदर भी आशा का पुनरुत्थान हुआ होगा। शायद आपने खुद से कहा कि यह आदमी मुझे वह करने का एक आसान सरल तरीका दिखाएगा जो मैं इतने लंबे समय से करना चाहता था। अफसोस नहीं, सच तो यह है कि कोई आसान रास्ता नहीं है, कोई रॉयल पाथवे नहीं है।
मक्का का रास्ता बेहद कठिन और पथरीला है और सबसे बुरी बात यह है कि आप वहां कभी नहीं पहुंच पाते। किसी के जीवन को व्यवस्थित करने के काम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट प्राइमरी वर्क, ताकि वह अपने डेली बजट के 24 घंटों के भीतर पूरी तरह से और आराम से रह सके। काम की अत्यधिक कठिनाई, बलिदानों और इसके लिए आवश्यक अंतहीन एफर्ट्स का शांत एहसास है। अगर आप इमेजिन करते हैं कि आप एक कागज के टुकड़े पर पेन के साथ आसानी से टाइम टेबल की योजना बनाकर अपने परफेक्शन को प्राप्त करने में सक्षम होंगे, तो बेहतर होगा कि आप तुरंत आशा छोड़ दें। अगर आप निराशा और मोहभंग के लिए तैयार नहीं हैं, अगर आप किसी बड़े एफर्ट के छोटे रिजल्ट से संतुष्ट नहीं होंगे, तो शुरुआत ना करें। शुरुआत करने का कोई जादुई तरीका नहीं है। अगर कोई आदमी तैरने के लिए किनारे पर खड़ा है और ठंडे पानी में कूदना चाहता है, तो वह आपसे पूछे, मैं कैसे कूदना शुरू करूं? आप बस उत्तर देंगे कि बस कूद जाओ। अपनी नसों को कंट्रोल करो और कूद जाओ। जैसा कि मैंने पहले कहा है, टाइम की निरंतर आपूर्ति के बारे में मेन ब्यूटी यह है कि आप इसे पहले से बर्बाद नहीं कर सकते। मतलब कि जब समय आएगा तब ही आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे अगला साल, अगला दिन, अगला घंटा आपके लिए तैयार पड़ा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल बेदाग, जैसा कि आपने अपने पूरे करियर में एक भी पल बर्बाद या गलत तरीके से नहीं किया हो। जो तथ्य अत्यंत सेटिस्फाइड और आश्वस्त करने वाला है। अगर आप चाहें तो आप हर घंटे एक नया पत्ता पलट सकते हैं। तैराकी सीखने वाला आदमी उम्मीद कर सकता है कि जो ठंडा पानी है वो अगले सप्ताह तक गर्म हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होगा। वो और भी ज्यादा ठंडा हो सकता है। लेकिन इससे पहले कि आप शुरू करें, मैं आपको एक चेतावनी देना चाहता हूँ। मैं मुख्य रूप से आपको आपके जुनून के प्रति आगाह करना चाहता हूँ। शुरुआत में बहुत ज्यादा काम करने से सावधान रहें। थोड़े से ही संतुष्ट रहो। दुर्घटनाओं की अनुमति दें। मानव स्वभाव को ध्यान में रखें, विशेषकर अपने स्वभाव को। किसी भी असफलता से अपने आप को कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर इससे आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की हानि ना हुई हो। लेकिन जिस प्रकार सफलता के समान कोई चीज सफल नहीं होती, उसी प्रकार असफलता के समान कोई भी चीज विफल नहीं होती। ज्यादातर लोग जो बर्बाद होते हैं वे बहुत ज्यादा एफर्ट करने से बर्बाद होते हैं। इसलिए प्रतिदिन 24 घंटे की संकीर्ण सीमा के भीतर पूरी तरह और आराम से रहने के विशाल काम को शुरू करते समय आइए किसी भी कीमत पर शुरुआती विफलता के जोखिम से बचें। मैं इस बात से सहमत नहीं होऊंगा कि इस व्यवसाय में किसी भी कीमत पर एक शानदार विफलता छोटी सफलता से बेहतर है। मैं छोटी सफलता के पक्ष में हूँ। एक शानदार विफलता से कुछ नहीं होता। एक छोटी सी सफलता एक ऐसी सफलता की ओर ले जा सकती है जो छोटी नहीं है। छोटी छोटी सफलताएं बड़ा अचीवमेंट देती हैं। तो आइए दिन के समय के बजट की जांच करना शुरू करें। आप कहते हैं कि आपका दिन पहले से ही भरपूर है, मतलब कि पहले से ही आपने सारे काम निश्चित किए हुए हैं। कैसे? आप वास्तव में अपनी इनकम कमाने में कितना खर्च करते हैं? औसतन 7 घंटे। यहाँ पर मैं समय खर्च करने की बात कर रहा हूँ। और वास्तविक नींद में 7 घंटे। मैं 2 घंटे और जोड़ूंगा और मैं आपको दूसरे 8 घंटों के लिए तत्काल हिसाब देने के लिए बोलूंगा। द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स। समय खर्च करने के प्रश्न को उसकी संपूर्ण वास्तविकता में तुरंत समझने के लिए मुझे परीक्षण के लिए एक पर्सनल मैटर का चयन करना होगा। हर आदमी और हर आदमी का मैटर विशेष है। अगर मैं लंदन वासी का मामला लेता हूँ तो एक ऑफिस में काम करने वाला एक आदमी है जिसके ऑफिस का समय 10 से 6 बजे तक है और जो सुबह और रात को अपने घर के दरवाजे से ऑफिस के दरवाजे के बीच 50 मिनट की जर्नी करता है। औसत ऐसे लोग हैं जिन्हें अपने पूरे जीवन के लिए लंबे समय तक काम करना पड़ता है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें इतने लंबे समय तक काम नहीं करना पड़ता। फॉर्चुनेटली हमारे एग्जिस्टेंस का जो फाइनेंशियली पक्ष है वो यहाँ पर ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है। हमारे प्रेजेंट उद्देश्य के लिए प्रति सप्ताह 1 पाउंड वेतन पाने वाला क्लर्क कॉल्टन हाउस
टेरेस में करोड़पति के समान ही संपन्न है। अब जो बड़ी और गहरी गलती जो नॉर्मल आदमी अपने दिन के संबंध में करता है वह नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू की गलती है। एक गलती जो उसकी 2/3 एनर्जी और इंटरेस्ट को कमजोर कर देती है। ज्यादातर मामलों में वो अपने काम के प्रति बिल्कुल भी एक्साइटमेंट महसूस नहीं करता है। ज्यादा से ज्यादा वह इसे नापसंद करता है। वह अपने कामों को अनिच्छा के साथ जितनी देर से संभव हो सके शुरू करता है और जितनी जल्दी हो सके उन्हें आनंद के साथ समाप्त करता है। और जब वह अपने काम में लगा होता है तो उसके इंजन शायद ही कभी अपने पूर्ण एचपी पर होते हैं। फिर भी इस सब के बावजूद वह 10 से 6 बजे तक के घंटों को दिन के रूप में देखता है। इस तरह का रवैया चाहे वह अनजाने में ही क्यों ना हो, निश्चित रूप से 16 घंटों में उसके इंटरेस्ट को मार देता है, जिसके परिणाम स्वरूप भले ही वह उन्हें बर्बाद नहीं करता है, वह उन्हें गिनता नहीं है। यह नॉर्मल एटीट्यूड पूरी तरह से इलॉजिकल और अनहेल्दी है, क्योंकि यह फॉर्मेलिटी के लिए समय के एक टुकड़े और काम के एक समूह को मेन प्रमुखता देता है, जिसे मनुष्य का एक विचार करना और पूरा करना है। अगर कोई आदमी अपने एग्जिस्टेंस के 2/3 हिस्से को 1/3 के अधीन कर देता है, जिसके लिए माना जाता है कि उसके पास कोई बिल्कुल उत्साह नहीं है, तो वह पूरी तरह से जीने की उम्मीद कैसे कर सकता है? वो ऐसा नहीं कर सकता, मतलब कि वो खुलकर नहीं जीता। अगर मेरा चुना हुआ नॉर्मल आदमी पूरी तरह से जीना चाहता है तो उसे अपने दिमाग में एक दिन के भीतर एक दिन की व्यवस्था करनी होगी, और यह पूरा दिन एक बड़े चीनी बक्से में एक चीनी बक्सा शाम 6 बजे शुरू होना चाहिए और सुबह 10 बजे समाप्त होता है। यह 16 घंटे का दिन है और इन सभी 16 घंटों के दौरान उसके पास अपने शरीर, अपनी आत्मा और अपने फ्रेंड्स को विकसित करने के अलावा कुछ भी नहीं है। उन 16 घंटों के दौरान वह फ्री होता है। वो मजदूरी कमाने वाला नहीं होता है। वो फाइनेंशियल चिंताओं में व्यस्त नहीं है। वो अपनी पर्सनल इनकम वाले व्यक्ति जितना ही अच्छा है, यही उसका एटीट्यूड होगा, और उसका एटीट्यूड बहुत इम्पोर्टेंट है। जीवन में उसकी सफलता इसी पर निर्भर करती है। आप कहते हैं कि उन 16 घंटों में दी गई पूरी एनर्जी से 8 घंटे के काम का मूल्य कम हो जाएगा। नहीं, इसके विपरीत यह निश्चित रूप से काम के 8 घंटों की इम्पोर्टेंस में वृद्धि करेगा। सामान्य आदमी को सीखना है कि मानसिक क्षमताएं निरंतर कठिन गतिविधि करने में सक्षम हैं। मैं केवल उन चीजों को इंगित करूंगा जो वह करता है और जो मुझे लगता है कि उसे नहीं करनी चाहिए। मुझे यह कहना होगा कि वह सुबह 9:10 पर घर से निकलने से पहले बहुत कम समय बर्बाद करता है। बहुत से घरों में वह 9 बजे उठता है। 9:07 और 9:09 के बीच नाश्ता करता है और फिर काम पर लग जाता है, लेकिन तुरंत ही वह सामने का दरवाजा पीटता है। उसकी मानसिक क्षमताएं जो अथक हैं निष्क्रिय हो जाती हैं। वो मेंटल कोमा की हालत में स्टेशन तक चलता है। वहां पहुंचने पर उसे आमतौर पर ट्रेन का वेट करना पड़ता है। हर सुबह सैकड़ों उपनगरीय स्टेशनों पर आप पुरुषों को प्लेटफॉर्म पर शांति से ऊपर नीचे टहलते हुए देखते हैं, जबकि रेलवे कंपनियां बेशर्मी से उनका समय लूटती हैं, जो पैसे से कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस तरह हर दिन सैकड़ों हजारों घंटे बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि मेरा सामान्य आदमी समय के बारे में इतना कम सोचता है कि इसके नुकसान के जोखिम के प्रति काफी आसान सावधानी बरतने के बारे में उसके मन में कभी आता ही नहीं है। इसके लिए उसे परिवर्तन करना होगा, और परिवर्तन पाने के लिए उसे भारी हानि उठानी पड़ती है। मान लीजिए कि उसे एक टिकट बेचते समय कंपनी ने कहा, हम आपको एक जल्दी वाला टिकट देंगे, लेकिन हम ऐसा करने के लिए आपसे 3 आधे पेंस का शुल्क लेंगे। मेरा सामान्य आदमी ये कहेगा, फिर भी यह उस कंपनी के कृत्य के बराबर है जब वह उससे दिन में 2 बार 5 मिनट छीन लेती है। टेनिस एंड द इमोर्टल सोल। आप अपने अखबार के साथ सुबह की ट्रेन में चढ़ते हैं और आप शांति और भव्यता से अपने आप को अपने अखबार के प्रति समर्पित कर देते हैं। तुम जल्दी मत करो, आप जानते हैं कि आपके सामने कम से कम आधे घंटे की सुरक्षा है। जैसे कि आपकी नज़र बाहरी पन्नों पर शिपिंग और गानों के विज्ञापनों पर सुस्ती से टिकी रहती है,
मैं 5 अंग्रेजी और 2 फ्रेंच डेली न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ और केवल समाचार एजेंट ही जानते हैं कि कितने साप्ताहिक नियमित रूप से। मैं इस पर्सनल फैक्ट का उल्लेख करने के लिए बाध्य हूँ ताकि जब मैं यह कहूँ कि मुझे सुबह की ट्रेन में समाचार पत्र पढ़ने पर आपत्ति है तो मुझ पर समाचार पत्रों के प्रति पूर्वाग्रह का आरोप न लगाया जाए। समाचार पत्र जल्दी से पढ़े जाने के लिए तैयार किए जाते हैं। मेरे डेली प्रोग्राम्स में समाचार पत्रों के लिए कोई स्थान नहीं है। मैं उन्हें विषम क्षणों में जैसे तैसे पढ़ता हूँ, लेकिन मैं उन्हें पढ़ता हूँ। उन्हें लगातार 30 या 40 मिनट का अद्भुत एकांत समर्पित करने का विचार मेरे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं संभवतः आपको इतनी प्राच्य भव्यता के साथ समय के अमूल्य मोती बिखेरने की अनुमति नहीं दे सकता। लेखक ने किताब लिखते समय जिस समय का वर्णन किया है तब समाचार पत्र बहुत विख्यात हुआ करते थे और लोग समाचार पत्र रोज पढ़ते थे। आज के टाइम से अगर हम रिलेट करें तो हम सोशल मीडिया को इस तरह से हम काउंट कर सकते हैं। आप समाचार पत्र या सोशल मीडिया जब इस्तेमाल करते हैं तो उसमें बहुत सारी एनर्जी आप वेस्ट करते हैं। अब आप अपने ऑफिस पहुंचें और 6 बजे तक आप वहीं पर हैं। मैं जानता हूं कि आपके पास दिन के मध्य में नाम मात्र का 1 घंटा होगा जिसमें से आधे से भी कम समय खाने के लिए दिया जाता है, लेकिन मैं यहाँ पर ये बोलूँगा कि आप अपनी इच्छानुसार इस समय को खर्च करें। जब आप ऑफिस से बाहर आएंगे तो आप थके हुए होंगे और आप घर तक जाते जाते आप और ज़्यादा थक जाएंगे। शायद खाना भी नहीं खाते होंगे, लेकिन लगभग 1 घंटे या उसके आसपास आपको ऐसा महसूस होता होगा कि आप थोड़ा सा बैठ सकते हैं और थोड़ा सा खा सकते हैं, और आप फिर ऐसा करते भी हैं। आप स्मोकिंग करते हैं, गंभीरता से आप अपने दोस्तों को देखते हैं। आप ध्यान दें कि बुढ़ापा धीरे धीरे बढ़ रहा है। आप टहल लो, आप पियानो बजाना सीखें। आप बिस्तर तक जाते जाते लगभग 40 मिनट लगाते हैं। जो आदमी अपने बेडरूम का दरवाजा खोलने से 40 मिनट पहले बिस्तर पर जाना शुरू कर देता है वह ऊब जाता है। कहने का मतलब यह है कि वो जीवित नहीं है। लेकिन याद रखें, शुरुआत में वीक में 3 बार वे 90 नाइट मिनट 10,080 में सबसे इम्पोर्टेंट मिनट होने चाहिए। नाटकीय रिहर्सल या टेनिस मैच जितना ही प्योर। यह कहने के बजाय सॉरी मैं तुम्हें मिल नहीं सकता बूढ़े आदमी, लेकिन मुझे टेनिस क्लब जाना होगा, आपको कहना होगा। बुक समरी के कीनोट्स कुछ इस तरह से हैं कि 24 घंटे के दिन को 2 अलग अलग दिनों के रूप में देखें। एक में 8 घंटे का काम का दिन और दूसरे में 16 घंटे का पर्सनल दिन शामिल है, जिसका हिसाब और यूज किया जाना है। अपने दिमाग को हर दिन एक ही चीज पर लंबे समय तक उसके एवरेज मैटर उदाहरण में 50 मिनट तक लगातार ध्यान केंद्रित करने के लिए ट्रेन करें। अपने आप पर ध्यान दें। शुरू करने के लिए वीक में 3 इवनिंग्स के लिए हर इवनिंग 90 मिनट्स का क्लेम करें। अधिक समय मिल सकता है, लेकिन बेनेट बड़े बिजनेस का एफर्ट करने और असफल होने के बजाय छोटी शुरुआत करने की सलाह देते हैं। लिटरेचर आत्म सुधार का एकमात्र साधन नहीं है। दूसरी चीजें भी पढ़नी चाहिए जो फायदेमंद हो सकती हैं, जिसमें आपके बिजनेस के बारे में और ज्यादा सीखना, चीजों के रीजन और इफेक्ट के बारे में सीखना, हिस्ट्री और फिलोसफी के बारे में सीखना शामिल है। बेनेट सेल्फ हेल्प के नॉवेल्स पढ़ने की सलाह नहीं देते। वो कविताएं पढ़ने के लिए ज्यादा उत्साहित करते हैं, विशेष रूप से मिल्टन के पैराडाइज लास्ट जैसे पद उपन्यासों की। रिमेंबर ह्यूमन नेचर। कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि सप्ताह के 7 दिन काम करने की बजाय आप 6 दिन काम करें और 7वें दिन को आप एक छुट्टी की तरह से एंजॉय करें। और ये निश्चित रूप से सच है कि अब 7 में से 1 दिन जिसमें मैं किसी भी कार्यक्रम में भाग नहीं लेता हूँ, मैं आराम करता हूँ। फिर भी अगर मुझे फिर से व्यवस्था करने का जीवन मिला तो मैं फिर से वैसा ही करूँगा जैसा मैंने किया है। केवल वे ही जो लंबे समय तक सप्ताह के 7 दिन पूरी ताकत से रहते हैं, नियमित रूप से आवर्ती आलस्य की पूर्ण सुंदरता की सराहना कर सकते हैं। इसके अलावा मेरी उम्र भी बढ़ रही है और यह उम्र का सवाल है। प्रचुर युवावस्था, असाधारण ऊर्जा और प्रयास की इच्छा के मामले में मुझे बिना किसी हिचकिचाहट के कहना चाहिए, दिन ब दिन चलते रहो।
लेकिन औसत मामलों में मुझे कहना चाहिए अपने औपचारिक प्रोग्राम्स को सप्ताह में 6 दिन तक सीमित रखें। अगर आप स्वयं इसे बढ़ाना चाहते हैं तो इसे बढ़ाएं, लेकिन केवल अपनी इच्छा के अनुसार। आइए अब देखें कि हम कहाँ खड़े हैं। अभी तक हमने दिनों की बर्बादी से बचने के लिए सप्ताह में कम से कम सुबह के 6 आधे घंटे और सप्ताह में 3 शाम को 1.5 घंटा चिन्हित किया है। कुल मिलाकर सप्ताह में 7.5 घंटे। मैं फिलहाल उस 7.5 घंटे से संतुष्ट रहने का प्रस्ताव करता हूँ। क्या आप रोते हैं? आप हमें यह दिखाने का दिखावा करते हैं कि कैसे जीना है, और आप 168 में से केवल 7.5 घंटे ही निपटाते हैं। क्या आप अपने 7.5 घंटों से कोई चमत्कार करने जा रहे हैं? खैर, मामले को छोटा मत करो। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि मैं आपसे एक ऐसे एक्सपीरियंस का एफर्ट करने के लिए कहने जा रहा हूं जो पूरी तरह से नेचुरल और एक्सप्लेन करने के लायक हो, और उसके साथ साथ उसमें एक चमत्कार की झलक हो। मेरा तर्क यह है कि उन 7.5 घंटों का पूरा उपयोग सप्ताह के पूरे जीवन को तेज कर देगा, उसमें उत्साह जोड़ देगा, और सबसे सामान्य बिजनेस में भी आपकी रुचि बढ़ जाएगी। आप सुबह और शाम केवल 10 मिनट के लिए शारीरिक व्यायाम करते हैं, और फिर भी आपको आश्चर्य नहीं होता जब दिन के हर घंटे आपके शारीरिक स्वास्थ्य और शक्ति पर लाभकारी प्रभाव पड़ता है और आपका संपूर्ण शारीरिक दृष्टिकोण बदल जाता है। आपको इस बात पर आश्चर्य क्यों होना चाहिए कि प्रतिदिन औसतन 1 घंटे से अधिक समय दिमाग को देने से दिमाग की पूरी गतिविधि स्थायी रूप से और पूरी तरह से सक्रिय हो जाती है। स्वयं की साधना के लिए निश्चित रूप से अधिक समय दिया जा सकता है, और जिस अनुपात में समय अधिक होगा उसी अनुपात में परिणाम भी अधिक होंगे। लेकिन मैं उस चीज से शुरुआत करना पसंद करता हूँ जो एक मामूली एफर्ट जैसा दिखता है। कुछ और करने का मतलब है आदतों में बदलाव। बेहतरी के लिए बदलाव हमेशा कमियों और असुविधाओं के साथ होता है। अगर आप कल्पना करते हैं कि आप गंभीर निरंतर प्रयास के लिए सप्ताह में 7.5 घंटे समर्पित कर पाएंगे और फिर भी अपना पुराना जीवन जी पाएंगे, तो आप गलत हैं। मैं रिपीट करूंगा कि आपको कुछ बलिदान और अत्यधिक इच्छा शक्ति की जरूरत होगी, और ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं कठिनाई को जानता हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं ऐसे कामों में विफलता के लगभग विनाशकारी प्रभाव को जानता हूँ। इसीलिए मैं ईमानदारी से एक बहुत ही विनम्र शुरुआत की सलाह दूंगा। आपको अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी होगी। आत्मसम्मान सभी उद्देश्य पूर्णता के मूल में है। बिना किसी दिखावे के शुरुआत करें। जब आप 3 महीने तक अपनी जीवन शक्ति को विकसित करने के लिए कर्तव्य निष्ठा से सप्ताह में 7.5 घंटे का समय देते हैं, तो आप जानेंगे कि आप अद्भुत काम करने में सक्षम हैं। कंट्रोलिंग द माइंड। लोग कहते हैं कोई अपने विचारों की मदद नहीं कर सकता, लेकिन कोई कोई होता है जो कर सकता है। हमारे साथ जो कुछ भी घटित होता है वो हमारे दिमाग के बाहर नहीं होता, क्योंकि मस्तिष्क के अलावा कुछ भी हमें चोट नहीं पहुंचाता या हमें खुशी नहीं देता है। इसलिए उस रहस्यमय मस्तिष्क में जो चल रहा है उसे नियंत्रित करने में सक्षम होने का सर्वोच्च महत्व स्पष्ट है। इसीलिए दिमाग पर नियंत्रण करें। रिफ्लेक्टिव मूड, मन को एकाग्र करने का अभ्यास पियानो सीखने के जैसा है। एक आज्ञाकारी मन का होना तब तक बेकार है जब तक कि कोई इसकी आज्ञाकारिता से अधिकतम संभव सीमा तक लाभ ना उठा ले। मार्कस ऑरेलियस और एपिक्टेटस का उल्लेख बहुत जगह किया जाता है। आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। इंटरेस्ट इन द आर्ट्स। बहुत से लोग शाम को नियमित और निर्बाध रूप से आलस्य का रास्ता अपनाते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि आलस्य के अलावा साहित्य के अध्ययन के अलावा कोई विकल्प नहीं है, और उनमें साहित्य के प्रति रुचि नहीं होती। यह बहुत बड़ी गलती है। हमें साहित्य और गैर साहित्यिक विषयों पर विचार करने वाली पुस्तकों के बीच अंतर करना आना चाहिए। अब मैं उन लोगों के लिए टिप्पणी करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरेडिथ को कभी नहीं पढ़ा है और जो इस चर्चा से प्रभावित होने में सक्षम हैं कि क्या श्री स्टीफन फिलिप्स एक सच्चे कवि हैं या नहीं। लिटरेचर से प्रेम ना करना कोई अपराध नहीं है, यह मूर्खता का लक्षण नहीं है। लिटरेचर के बाहर भी ज्ञान के विशाल क्षेत्र हैं जो साधकों को शानदार परिणाम देंगे। उदाहरण के लिए मुझे याद दिलाया गया है कि प्रोमेनेड कॉन्सर्ट अगस्त में शुरू होते हैं। तुम उनके पास जाओ, आप अपना सिगार या सिगरेट पीते हैं
और आप संगीत का आनंद लेते हैं, लेकिन आप कहते हैं कि आप पियानो या सारंगी या यहाँ तक कि बैंजो भी नहीं बजा सकते, कि तुम संगीत के बारे में कुछ नहीं जानते। अगर आपको कलाओं से नफरत है तो बताइए फिर आपका सम्मान किस तरह से किया जाए। नथिंग इन लाइफ इज हमड्रम। कला एक महान चीज है, लेकिन यह सबसे महान नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण है ब्रह्मांड के निरंतर विकास की धारणा। जब किसी आदमी के दिमाग में यह प्रमुख सत्य पूरी तरह से बैठ जाता है कि बिना कारण के कुछ भी नहीं होता है, तो वह न केवल बड़े दिमाग वाला बल्कि बड़े दिल वाला भी विकसित होता है। तो बुक समरी यहीं समाप्त होती है। यहाँ तक आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप स्टोरियस पर नए हैं और आपने अभी तक स्टोरियस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आपसे जल्द मिलूंगा एक नई बुक की समरी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।